हमें तो इसमें प्रधानमंत्री जी को इतना अच्छा मौका मिला था इस बार कि डायरेक्ट जब हम एंट्री किए हैं तो इसको फिनिश कर देना। इजराइल है, बहुत छोटा है, 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है और हम लोग 140 करोड़ हैं। इसके बावजूद भी एक मुल्क को हम वो जो जवाब देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। तो पाकिस्तान तो 2 फ्रंट पे खुद गिरा हुआ है। तीसरा फ्रंट अगर जो हमें मिला है तो हम तो मजबूती से और उनको पेनेट्रेट करना चाहिए ना। कि नहीं, ये जो लड़ाई छिड़ी थी इसको मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए था, हम्म। पूरा बर्बाद कर देना चाहिए था पाकिस्तान को, दोबारा इस प्रकार की हिमाकत ना कर सके। क्या भारत दबाव में आ गया अमेरिका के? लड़ाई लड़ेगी तो हमारे पास बहुत लिमिटेड फोरन रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। हम लोग इंतजार करते थे, काली रात हो, ऊपर से बर्फ गिर रही हो या बारिश हो रही हो, उसमें ऑपरेशन करने का मजा ही अलग है। हमारे देश के लोग सोचते हैं कि हो गया सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है यार एकदम बंद हो गया, बट एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है वो स्ट्राइक होने के 1.5 से 2 महीने तक बेचारा सो रहे। प्रधानमंत्री को तवज्जो बहुत कम दिया गया है। नमस्ते, मैं हूं चंद्र प्रकाश। आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के आकाओं को बड़ी चोट दी। भारत पाकिस्तान के बीच जंग की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अब सीमा पर इस हालात सामान्य हैं, लेकिन इस सीज फायर पे क्या सोचते हैं देश के सैनिक, क्या सोचते हैं पूर्व जवान? इस मुद्दे पर बातचीत की हमने सर्जिकल स्ट्राइक में नेविगेशन जैसी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले पूर्व सैनिक इंद्रपाल जी से। देखिए पूरी बातचीत। जय हिंद सर। सर, एक फौजी होने के नाते पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये घटना जो घटी थी, इससे पहले भी बहुत आतंकवादी गतिविधियां हुई, घटनाएं घटी, बट इस प्रकार से जो एक धर्म को लेके किया गया था और फिर उसके बाद बोला गया था कि जाओ मोदी को बोलना, तो ये कहीं ना कहीं एक हर भारतीय के लिए उसके दिल पे एक चोट थी, जिसका जवाब देना बहुत ही जरूरी था और वो इंडिया ने दिया भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। जी सर, अभी राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि जी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। इसके क्या मायने जी हैं? ये तो हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा बात बोला था प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इसको बंद करने का तो सवाल ही नहीं होता। एक उन्होंने एक चीज और बोला था कि ये अगर जो पाकिस्तान, जो भी आतंकवादी अड्डे उनके बने थे, उनके ट्रेनिंग सेंटर बने थे, उनके जो कैंप लगे थे, उस टाइप की जो चीजें थी, अगर जो ये अभी भी जारी रहेगा, या हमारे रॉ इंटेलिजेंस को या हमारी जो भी इंटेलिजेंस और कंपनियां हैं उनको अगर ये बातों का पता चलता है कि ये चीजें हो रही हैं, तो उस पर हम डेफिनेटली अटैक मारेंगे। इसमें ना किसी की परमिशन लेनी है और ना ही तो कोई समझौते की बात है। तो ये एक खत्म नहीं किया गया है, एक समझौते के तहत इसको बस पोस्टपोन किया गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर जो लगेगा कि हाँ इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो उस पर डेफिनेटली दोबारा रिएक्शन होगा। सर, जैसा कि आप इस देश के एक बहुत बड़े ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, जिसको हम सब सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। जी जी तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद अब हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इन तीनों जी। स्ट्राइक्स में, इन तीनों हमलों में सेना ने अपना कौशल कैसे बदला है? इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो हम एलओसी के पास किए थे, जो पाक के ऑक्यूपाई कश्मीर है उसके अंदर ही हम लोग किए थे। और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है वो हम एलओसी के साथ साथ उसके जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो एक्चुअल एलसी है, उसको हम लोग क्रॉस करके गए थे। ये सबसे, जिसमें 9 जगह अटैक हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसमें 5 अटैक आपके पीओके पे हुए थे और 4 अटैक जो हुए थे एकदम डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर हुए थे। ये इसमें सबसे मेन पॉइंट है, जो कि इस पे पाकिस्तान का रिएक्शन भी आया था कि आप एलसी कैसे क्रॉस कर गए। एलसी क्रॉस कर गए तो इसका मतलब कि डेफिनेटली आप एक
वार छेड़ना चाहते हो, एक तरह से जंग हो जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंट है दोनों। क्या ये जंग ही था जो रुक गया या फिर कुछ और था? नहीं, जंग तो था ही, और अच्छा जंग था ये। हम्म। थोड़ा सा एक, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो चीजें हो रही थी, इसको रोकना नहीं चाहिए था। क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, मेघदूत, उसके बाद आपका सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, फिर ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। तो हम जीवन भर कितने स्ट्राइक करते रहेंगे, कितने हम ऑपरेशन ये करेंगे। हमें तो इसमें प्रधानमंत्री जी को इतना अच्छा मौका मिला था इस बार, कि डायरेक्ट जब हम एंट्री किए हैं तो इसको फिनिश कर देना था। अब आप देखिए, एक इजराइल का उदाहरण लीजिए, थोड़ी सी घटनाएं घटती है तो वो बर्बाद कर देता अपने पड़ोसी मुल्क को। गाजा में आपने देखा, लेबनान में देखा। तो ऐसी चीजें हमें भी करनी पड़ेगी। अगर जब नहीं करेंगे तो लोग ऐसे ना बार बार ये चीजें होती रहेंगी। आखिर कितना हम ऑपरेशन लड़ेंगे? दर्जनों ऑपरेशन है इंडिया के नाम पे, और एक पाकिस्तान मुल्क ही है। क्योंकि इजराइल है, बहुत छोटा है, 1 करोड़ की आबादी भी नहीं हुआ, और हम लोग 140 करोड़। इसके बावजूद भी एक मुल्क को हम वो जो जवाब देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। तो कम से कम इसराइल से सीख लेनी चाहिए। हमारा अच्छा वो मित्र देश है, सहयोग भी करता है, हर समय करता है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में जो एलसी पार जो ड्रोन गिरे थे, वो इसराइल के दिए हुए ड्रोन थे। तो आपके पास कैपेबिलिटी है, चीजें हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए, एकदम फोर्सली करना चाहिए। जब इस बार छेड़ा था तो अच्छी तरह से छेड़ना चाहिए था। और सबसे बड़ा चांस ये है कि जब से देश आजाद हुआ है, इतना बड़ा मौका कभी नहीं मिला है, ना जल्दी मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर खुद खलबली मची हुई, बलूचिस्तान के लेकर आए दिन उनके ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं, उसकी फोर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो वो खुद विद्रोह में जल रहा है। दूसरा, उधर अफगानिस्तान की तरफ से आप देखेंगे, तालिबान लड़ाके जो हैं वो खुद अग्रेसिव है पाकिस्तान को लेके। तो पाकिस्तान तो दो फ्रंट पे खुद घिरा हुआ है। तीसरा फ्रंट अगर जो हमें मिला है तो हम तो मजबूती से और उनको पेनेट्रेट करना चाहिए ना हमें। ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो गलत है। और देखिए, कारगिल वार के जो जनरल मलिक साहब थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। आज का स्टेटमेंट आया न्यूज में, देखिए, कल ही उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, ये जो लड़ाई छिड़ी थी इसको मोदी जी को रोकना नहीं चाहिए था, हम्म। पूरा बर्बाद कर देना चाहिए था पाकिस्तान को, कि दोबारा इस प्रकार की हिमाकत ना कर सके। आपको नरवाने क्या साहब ने भी लगता दिया। है? हमें भी यही लग रहा है एकदम। आखिर हम कब तक सहेंगे भाई? नहीं, सहने की भी एक लिमिट। ये क्यों रोक दिया गया? मतलब जो इस लेवल पे हम पहुंच चुके थे, इसको रोकने की वजह क्या थी? देखिए, रोकने का सबसे बड़ा रीजन इसमें अमेरिका का है। और वो रीजन है क्या, मैं आपको बताता हूँ बहुत बारीकी से। अगर जो कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट होगा तो इन सब चीजों को समझता है, और समझना भी चाहिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ और रियल फैक्ट यही है। पाकिस्तान के पास अमेरिका के F-16 विमान है, चाइना के पास J-17 है। हमारा जो S-400 था, उसने जबरदस्त इन दोनों को अच्छी तरह से वो बर्बाद किया। इसके अलावा हमारे पास आकाश मिसाइल भी थी, उन्होंने भी बर्बाद किया। तो इनके 5 से 6 तो लड़ाकू विमान इन्होंने मार दिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में गलत संदेश भी जाता है कि यार इनकी ये जो नामी गामी मिसाइलें नहीं थी, इन्होंने आपको वो बर्बाद कर दिया। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ग्लोबल मार्केट पे एक इसका बहुत गलत संदेश जाता है। उसको देखने के लिए, उसको करने के लिए अमेरिका ने अपनी दोहरी रणनीति अपनाई और प्रेशर दे के ये मोदी जी को रुकवाया। और वो तो छोड़िए, मोदी जी ये नहीं समझे कि IMF द्वारा उसको भी फंड जारी कराया गया। अमेरिका क्यों कराया गया भाई? आप उसको फंड क्यों दे रहे हैं? ये तो पूरा न्यूज में निकला था ना ये चीज। आप पाकिस्तान का जब चाहते हैं कि हम आतंकवाद खत्म कर दें, तो आपको IMF द्वारा फंड देने की क्या जरूरत थी? मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। आपने फंड भी दिया, आपने वार भी रुकवा दिया। क्यों? आप इजराइल का वार क्यों नहीं रुकवाया? आपने यूक्रेन रसिया का वार क्यों नहीं रुकवाया? भारत पाकिस्तान का तुरंत आपने रुकवा दिया। इसका वार का रुकवाने का मेन मकसद सिर्फ अमेरिका को अपने जो भी डिफेंस सप्लाई है उसको ज्यादा से ज्यादा बेचना। ये मतलब हमेशा लड़ाता पड़ाता रहता है। तो अमेरिका की बातों में नहीं आना चाहिए इनको तो। क्या भारत दबाव में आ गया अमेरिका के? एकदम डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं से दबाव है।
ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये किए हैं। हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लड़ाई में, उनके एयर बेस को तबाह किए, उनका जो न्यूक्लियर स्टेशन था उसके पास जाके गोले गिरे हैं। बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, ये तो भी बहुत मीडिया में दिखा नहीं रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में रोक रखा है, लेकिन कुछ तस्वीरें आज आई भी थी, एक चैनल में भी दिखाया जा रहा हम्म। था वो सब हम्म। चीजें। हम्म। हम तो इतना जबरदस्त घुसे थे, तो उसको अंजाम देना चाहिए ना भाई। उसको रोकने से क्या फायदा होगा, रोकने से और तो हम पीछे ही जा रहे हैं। आने वाले फिर 2-4 साल शांत रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सोफिया में एक आतंकवादी मारा गया था, ये रुकेगा थोड़ी, आए दिन कुछ ना कुछ होगा। सर, जिस तरह भारत ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करी, उससे ये मैसेज आता है कि भारत दो फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार है। मतलब चाइना को भी मैसेज आता है कि हम इस लायक हैं कि हम एकदम एक साथ दो जगह डेफिनेटली, लड़ सकते हैं। एकदम आपने सही क्वेश्चन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दो फ्रंट बिहेवियर पर भी अगर जो वार होता है तो इंडिया इतना कैपेबल हो चुका है। आप अगर जो इंडो चाइना का जो आप बॉर्डर देखेंगे, तो मोस्टली ये जो बॉर्डर है पूरा, मोर देन 700, 7,000 के ऊपर उसका बॉर्डर लगता है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा आपके अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, अरुणाचल से लेते हुए फिर इधर अपने कश्मीर में भी जाएंगे, जो अक्साई चीन वगैरह है। बहुत ही हाइटेट्यूड एरिया है वहां पे। जो जैसे एक बार हमारा चाइना के साथ एक बार हुआ भी था मुठभेड़ वगैरह जो, तो वेदर वहां का इस प्रकार का है कि सबके बस के वहां की लड़ाई लड़ना नहीं है। जो हमारे सैनिक भी जाते हैं तो लगभग 1 से 2 महीना एक्नोटाइज होते हैं, अपने आप को करते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं, फिर करते हैं। वो ऑलरेडी चाइना के हिसाब से हमारी प्रिपेयरिंग बहुत पहले से ही हो चुकी है। कलकत्ता कमांडो उसके लिए हमेशा, चाइना के लिए एकदम हमेशा फ्रंट पे रहती है, उसको स्टैंड बाई पे रखा जाता है। जो ईस्टर्न कमांड है हमारी, कलकत्ता के बेस है, वो हमेशा एट ए टाइम उसके लिए, चाइना के लिए रहता है। बाकी हमारा वन कोर है मथुरा, स्ट्राइक कोर होता है। जब भी वार होता है उसको एकदम अल्टीमेटम होता है कि एकदम 2 दिन के अंदर मूव कर देंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, बट हम हैं कैपेबल, इतना है। अब तो चाइना भी जान गया है कि यार इनकी मिसाइल इतनी जबरदस्त है, इनके पास S-400 है, उसका भी बहुत असर है। हाँ ये है कि जब लड़ाई लड़ेगी तो हमारे पास बहुत लिमिटेड 400 है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। फिर जैसे इतने 400 हमारे यहाँ पे लगे थे, अब जब दो फ्रंट पे हम लड़ेंगे तो बहुत सी मिसाइलें हमारे पास भी आएंगी। इसी बार पाकिस्तान ने किया था तो बहुत सारी नहीं आ पाई, कहीं कहीं आई थी एलसी के पास में। बट उतना ज्यादा जब दो फ्रंट पे लड़ेंगे तो बहुत सारी मिसाइलें इंडिया के अंदर भी आएंगी, पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार की और भी सिस्टम है हमारे पास, आकाश मिसाइल भी है और भी चीजें हैं, तो है इतना कम। सर, उरी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें आप जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो जी मेरा जी। सवाल आपसे ये है कि उस वक्त जो ऑपरेशन पाकिस्तान की चौकियों की जानकारी देना हुई, आतंकी ठिकानों की मैपिंग हुई, रियल टाइम अपडेट हुई, ये सारी चीजें एक साथ कैलकुलेशन करके जो कमांडोज स्ट्राइक के लिए आगे बढ़े थे उनके साथ कनेक्ट कैसे करते थे? जो चीजें आप बता सकते हैं प्लीज वही आप बताएं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी चीजें रखी जाती हैं, बट आपको मैं शॉर्ट में वो चीजें बता रहा हूँ। जब ये लॉन्च किया गया था उस समय मैं बटालिक सेक्टर में था उस समय। बटालिक सेक्टर आपका लद्दाख एरिया में पड़ता है, लेह लद्दाख रीजन में काफी, और एकदम एलओसी के पास, एलसी के पास थे हम लोग। कुछ हमारी मैप की जो एक्सपर्ट टीम थी उसमें से किया गया था। मैं ये अपने यूनिट का बेस्ट मैप स्टूडेंट रहा था, मुझे सिलेक्टेड किया गया। गए थे हम लोग, टास्क दिया गया था। लगभग वहां से 30 से 35 आदमी हम जो थे, सिर्फ मैपिंग जोन को करने के लिए हम लोग थे। जो एक हमारी इंटेलिजेंस टीम होती है उसमें थे हम लोग। तो जहाँ से हमें एंट्री करना था, एग्जिट करना था, हेलीकॉप्टर से कहाँ ड्रॉप करना है, बीच में चीजें क्या आएंगी, ऑब्स्टिकल क्या क्या आएंगे, कितने टाइम पे हमें जाके वहां पे पेनिट्रेट करना है, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करना होता था। बीच में आपके नाले भी आते थे, कुछ पथरीली जमीनें थी, कुछ पहाड़ियां भी थी, कुछ पेड़ भी थे। उसमें आपको कैसे करना, तो ये टाइमिंग का और वो सब चीजें और करके और वो दिया जाता था। फिर एक आदमी की कैपेबिलिटी भी होती है कि आप कितना क्रोलिंग करके जाओगे,
कितना दौड़ के जाओगे, तो वो सारी चीजें मैनेजमेंट करनी पड़ती है। वो फिर एक खाका बना के हमने दिए, और उसके तहत फिर जो हमारे कमांडोज थे वो गए, और डेफिनेटली बहुत अच्छा अटैक मारे, और फिर वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, इस स्ट्राइक के थोड़े समय के बाद प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो मौसम का जी जिक्र कर रहे थे। जी। तो आपको एक इस चीज और बता, हाँ जी। आर्मी जो होती है ना, आर्मी का एक सिद्धांत है। मेरी 9 साल की जो नौकरी है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही नौकरी है। आर्मी का एक सिद्धांत है, जितना खतरनाक मौसम होता है, जितनी बारिश आएगी, जितने ओले पड़ेंगे, उसी में ही हम लोग अटैक मारते हैं। दुश्मन को ये अंदाजा भी ना हो कि वो आदमी इस समय आ भी सकता है, और हम लोग डेफिनेटली यही करते भी थे। जब भी हम मूव करते थे और ये होता था कि हाँ यहाँ पे हमें अटैक मारना है या चीजें करनी है, हम लोग इंतजार करते थे। काली रात हो, ऊपर से बर्फ गिर रही हो, या बारिश हो रही हो, उसमें ऑपरेशन करने का मजा ही अलग आता है। इन सब चीजों का एक एडवांटेज भी मिलता है, थोड़ी फिजिकली हरासमेंट तो होती है, बट उसमें थोड़ा सेफली होती है। होने का रीजन ये होता है कि आपकी जो वॉइस होती है नाइट में, जनरली जितने भी अटैक्स होते हैं लगभग नाइट में होते हैं, तो नाइट में जो पैरों की आवाज होती है वो कहीं ना कहीं से आती है, और वादियों में और आती है। तो जब इस प्रकार के मौसम होंगे तो मौसम वो कहीं ना कहीं से उसको छुपा देते हैं, उसका एडवांटेज मिलता है हमें। जब एडवांटेज मिलेगा तो उसका वेंटिलेशन भी अच्छा होता है। यही सब चीजें थी। अच्छा, जैसे ये जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस समय कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हुआ कि लगा अभी तो ड्रॉप करना होगा हमें या कर जाना है, कुछ भी जो आप बता सकें। देखिए उस समय सोया तो कोई नहीं था। कमांडोज हमारे गए, जाने के बाद बस सबकी बेचैनी यही थी कि जितना भी चीजें की गई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी टाइमिंग। क्योंकि टाइमिंग का एक एक कैलकुलेशन जो किया गया था कि इतने टाइमिंग में करके आना है, वो टाइमिंग का हमें इंतजार था। और वो चीजों का ये था कि कोई साथी हमारा रह ना जाए। सबसे बड़ा पॉइंट ये था हमारा, कि जो हमारे टीम है, हमारी जो ट्रूप्स है, अलग अलग फेज पे अलग अलग जगह पे किए थे, सबकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, सब टाइम पे आ जाए। वो चीजें हम लोग के दिल में बहुत ज्यादा खटक रही थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा रहा। एक टीम थोड़ी सी हुई थी डिले, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, ज्यादा डिले नहीं, 10 से 15 मिनट का डिले था, बट वो भी टाइम से आ गई थी। और थोड़ा सा एक हेलीकॉप्टर बाद में वहां से मूव किया, बट हो गया। भगवान के पास से सब कुछ अच्छा रहा। जब सभी कमांडोज वापस आ गए तो क्या माहौल था वहां का? बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार था, बहुत ही अच्छा था। उसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि उस समय क्या था। एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम का उस प्रकार से हम लोग घुस के वार किए थे, ऐसा कभी हम लोग किए नहीं थे। तो वो एक अलग ही फील था कि यार हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट, और हमने वो कर दिखाया। सर, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन के बाद अगला दिन कैसा होता है? रात को नींद आती है? एकदम। आती है। सबसे बड़ा डर ये होता है, एक दिन की आप बात कर रहे हैं, महीने महीने दिन नहीं आती है नींद। आंखें ऐसे हो जाती हैं जैसे लगता है कि पता नहीं कौन सा पनिशमेंट दिया गया है। और सबसे रियल की बात बता रहा हूँ आपकी, जो जो भी मतलब, एक वहां की बात नहीं बता रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जितनी भी एलसी है, जितनी भी एलओसी है, हर जगह जितने भी सैनिक हैं हमारे, जितने भी पोस्ट हैं, हर जगह लगभग 1 से 1.5 महीना कोई भी सैनिक बॉर्डर पे आराम से नहीं सो पाता है। उसका रीजन यही होता है कि नाइट के टाइम जो भी उनके बंकर पोस्ट होते हैं, बहुत कम से कम लोग वहां पे सोते हैं। बगल में हर एक पोस्ट के बगल में ट्रेंचें खुदी होती हैं, एक से दूसरे ट्रेंच के पास आने जाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। रातें हमें उसमें गुजारनी पड़ती है। ऊपर से मौसम भी पैनिक है, कहीं गर्मी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ठंड पड़ रही है, हर जगह अलग अलग है। अब इसलिए आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ गर्मी होती है, बट इवनिंग में थोड़ा कोल्ड हो जाता है। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे सर्दी बहुत बढ़ जाती है।
बट वही स्लीपिंग बैग लेके उड़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। ऊपर से शीत गिर रही है, ऊपर से आपके बर्फ गिर रहा है, बट सबको देखना पड़ता है, रेन कोट होती है, सब कुछ झेलना पड़ता है। बट रियलिटी यही है कि इंसान उस पोस्ट के अंदर नहीं रह पाता है। कब बम आ जाए, कब आरटी की बम आ जाए, कब मोटर के बम आ जाए, डर होता है। हम भी नहीं सोते, वो भी नहीं सोते, डर दोनों बराबर होता है, दोनों तरफ से लोग। ये रीजन होता है, कोई नहीं सोता। एक सैनिक की जो लाइफ होती है बहुत ही टफ होती है, और इसको तो हम लोग झेले हैं, महसूस किए हैं, बताने की जरूरत नहीं। बहुत ही टफ लाइफ होती है। अब हमारे देश के लोग सोचते हैं कि हो गया सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है यार, अब एकदम ठंड हो गया। बट एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो स्ट्राइक होने के 1.5 से 2 महीने तक वो बेचारा सो नहीं पाता है। 2 से 3 घंटे उसको नसीब होते हैं, ये हालत हो जाती है उसकी। सोने का तो सवाल ही नहीं है। सर, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, कुछ समय क्या, ये हमेशा से ही देखा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान में आतंकियों पे हमला करता है, आतंकी लॉन्च पैड पे हमला करता है, लेकिन पाकिस्तान इसको खुद पे हमला समझता है। ऐसा क्यों? देखिए, पाकिस्तान की थोड़ी सी मेंटेलिटी ना, वो अलग टाइप की है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। उनकी जब से सरकारें बनी है, गठित हुई है, वहां पे जनरलों का ही शासन चलता है। प्रधानमंत्री को तवज्जो बहुत कम दिया गया है। जो वहाँ के जनरल चाहते हैं वही होता है। अब जनरल क्या चाहता है? वो चाहता है कि फौजियों के बजाय हम कुछ 4, 5, 10 आतंकवादी जो ट्रूप्स है, आतंकवादी जो लोग हैं, उनके सरगना है, उनको वो फ्रंट पे रखता है। फ्रंट पे रख के वो कुछ ना कुछ गलत हरकतें करवाता रहता है, और ज्यादातर मरते भी वही हैं, आतंकवादी। आप देखिएगा, पाकिस्तानी सैनिकों का मरना बहुत कम आता है। ये पाकिस्तानी सैनिक मारा गया, वहां पे ये मारा गया, नहीं होता है। ये आतंकवादी मारा गया, ये लश्कर का मारा गया, ये जैसे मोहम्मद का मारा गया, ये उसका मारा गया, ये उसका मारा गया, यही सुनने में आता है। तो वो आतंकवादियों को फ्रंट पे रखते हैं, खुद को बैक पे रखते हैं। सर, भारतीय सेना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को कैसे देखती है? खुफिया एजेंसी ही देखती है या फिर आतंकी संगठन समझती है उसको? लेकिन जो शुरू में इनका काम ये सब था, इंफॉर्मेशन इकट्ठे करना, देना। बट ये अभी इनके रिसेंटली जो है, ये अपने आतंकवादी संगठनों से जुड़ गए हैं। तो एक तरह से इनको आईएसआई को आप आतंकवादी संगठन का नाम भी दे सकते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज आ रहे थे कि वहां पाकिस्तान में दहशत था। जी। लेकिन सेना की बात मैं करूं, जैसे एयर स्ट्राइक बहुत सारे हुए जब हमारे एंड से, तो वहां की सेना की मनोस्थिति क्या रही होगी? देखिए, आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मीडिया दिखाई रहा था जो भी चीजें हैं, जो उनके 5, 6 फाइटर प्लेन जो थे, जो कि उनकी गिनती जो वर्ल्ड में टॉप फाइटर विमानों में आती है उनकी, जो आपको J-17 है या F-15 है, ये सब कोई छोटे मोटे हल्के नहीं है। ये 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान है। अब J-70 तो 4.5 का है। तो इतने एडवांस लड़ाकू विमान को जब मारा गया, हमारी आकाश मिसाइल थी, S-400 हमारी थी, तो वहां की जो एयरफोर्स के पायलट जो थी, उनको ये इतना जबरदस्त सदमा लगा था कि यार, अगर जो हम भी अगर जो लेके उड़ेंगे तो हमारा भी यार वही होगा। दो इनके जैसलमेर में, राजस्थान में, इनके 2 फाइटर इनके पायलट मिले थे। आपको न्यूज में भी दिखा रहा था। तो उनको एक दहशत गई थी कि यार हम क्या करेंगे। सर, एक फौजी के रूप में आप राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फौजी के रूप में मेरा संदेश यही है कि जो भी सेना के जवान हैं, चाहे किसी भी सेना के हों, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि एयरफोर्स नेवी आर्मी के ही हों, सशस्त्र बल के भी हों, राष्ट्र के हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि सेना के जवानों का सम्मान करें, उनको इज्जत दें, उनका हौसला बढ़ाएं। लड़ाई हो तो, लड़ाई ना हो तो भी, क्योंकि राष्ट्र से सर्वोपरि कुछ भी नहीं होता है। अगर जो आपका राष्ट्र सुरक्षित है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप उन्नति करेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, खेल के मैदान में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे मुद्दे पे बात हमसे की, बहुत खुल के बात की, धन्यवाद। इसके लिए आपका आभार। आप जैसे सैनिकों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं, हम रात में सो पाते हैं, क्योंकि आप जैसे जी जी। सैनिक सीमा पे हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय हिंद। जय